अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड इलामा मोहम्मद इकबाल। ये पाकिस्तान अफेयर की लेक्चर सीरीज है और पिछले भी कुछ टॉपिक्स हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें अंदर हम लोगों ने कायद-ए-आज़म की जो अर्ली जो लाइफ गुजरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके जितने भी पॉलिटिकल कैरियर था वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टेटमेंट्स की तरफ चलेंगे। कायद-ए-आज़म जो थे वो पैदा हुए 25 दिसंबर 1876 को इन कराची। ये हर एक को ये बात तो पता है, लेकिन उन्होंने जो उनकी अर्ली स्टडीज़ थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उन्होंने जो कुछ फेस किया, जो उन्हें बाद में स्टेटमेंट्स दी, वो उसी के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी, मैट्रिकुलेशन जो थी, वो ज्वाइन किया था मिशन स्कूल बॉम्बे के अंदर। वहीं से उन्होंने मैट्रिकुलेशन भी किया था। उनके जो फादर थे वो चाहते थे कि वो बाहर जाएं और कुछ बिजनेस का एक्सपीरियंस लें, लेकिन वो इंटरेस्टेड थे लॉ के अंदर। इसीलिए उनको 1985 में एट द एज ऑफ 19 ही वाज कॉल्ड टू द बार। ठीक है, और उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की और उसके बाद उनको ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पर देखा इंग्लैंड जाकर, और वहीं से ही उनको कॉल भी आई इस चीज़ की कि आप हमारी तरफ आके प्रैक्टिस करें। He used to visit the British House of Commons to study its working and system। ठीक है, ताकि उनकी जो चलने का जो काम का तरीका है वो उसके बारे में समझ सकें। जिन्ना जो थे वो वापस आते हैं 1896 के अंदर कराची में। ठीक है, और यहाँ पर ये आते सार ही उनके जो फादर हैं उनके साथ ये बिजनेस के अंदर हाथ बटाने लगते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ही डिसाइडेड टू बिकम अ लॉयर एंड स्टार्टेड लीगल प्रैक्टिसेस इन बम्बई। जब उनको लगता है कि उन्होंने लॉ पढ़ा है तो लॉ के अंदर ही उनको चाहिए कि वो वहाँ पर ही उसकी प्रैक्टिस करें। However, he had to work day and night to establish himself as first-rate lawyer। ठीक है, और उनका पर्पस ये था कि वो अपने आप को मनवा कर रहें, लॉ के अंदर एक अच्छे लॉयर बनकर दिखाएं। ठीक है जी, जिन्ना जो है वो इंटर होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर जब 1906 का कलकत्ता का सेशन हो रहा होता है कांग्रेस का, उसमें ये पार्ट लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं 1913 के अंदर। पहले इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं 1913 में। ठीक है, और इनको कहा जाता है कि ये जो है एम्बेसडर हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। अब जैसे ही इन्होंने इंटर करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस होती है, वो पार्टी होती है, ये इसको ज्वाइन करते हैं। और ये इसलिए ज्वाइन करते हैं उस पार्टी को, इनका एम ये होता है कि ये सिक्योर करें सेल्फ गवर्नमेंट को बाय अडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को आगे रखें। ठीक है, और वो चाहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए दोनों के अंदर, जितने भी माइनॉरिटीज हैं मेजॉरिटीज हैं सबके दरमियान में इक्वालिटी हो, और एक अच्छा जो है अच्छी एक गवर्नमेंट आए जो उनको रूल करे। इसी तरह 1916 के अंदर जब लखनऊ पैक्ट आता है, उनको ये एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का अवार्ड दिया जाता है या टाइटल दिया जाता है। सरोजिनी नेहरू इनको ये टाइटल देती हैं क्योंकि उनकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा कर सकें। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन की होती है, क्योंकि उस वक्त की सबसे फेमस जो पार्टी होती है वो कांग्रेस होती है। फिर 1920 में गांधी जो थे वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं वो इमर्ज होते हैं, ना कि इमर्ज होते हैं बल्कि वो स्टार्ट से ही एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर होते हैं। ठीक है, और कायद-ए-आज़म और गांधी दोनों ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर थे, तभी जाकर ये जो सारे मुआहदे हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहीं। इसी तरह वो जो हैं वो होम रूल लीग में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस जो थी वो अपने आप को थोड़ा सा एक पार्टी की तरफ ले जाती है, मतलब एक जो उनके जो मकासद है वो सिर्फ हिंदुओं की तरफ होकर रह जाते हैं। इसीलिए जो कायद-ए-आज़म है वो ज्वाइन कर लेते हैं मुस्लिम लीग 1913 में, और कायद-ए-आज़म जो है वो रिजाइन दे देते हैं कांग्रेस से। फिर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर कायद-ए-आज़म ने, जितनी भी पाकिस्तान मूवमेंट है वो सारी ही कायद-ए-आज़म, इलामा इकबाल और बाकी जिस तरह जितने भी उनके इवेंट्स होते रहे उसके ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, वो भी हम आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि 1906 में क्या हुआ, 1916 में क्या हुआ, इसी तरह होम रूल लीग क्या थी, खिलाफत मूवमेंट हुई, उसमें क्या रोल था मुसलमानों का। ठीक है, और बाकी भी बहुत सारी, जिस तरह रोल आउट एक्ट आया। ठीक है, तो ये सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर कायद-ए-आज़म का क्या रोल था, जो हमारे पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई उसके अंदर क्या रोल था। हाँ, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हमारे पास सिर्फ एक इवेंट के ऊपर मबनी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास 18 जैसे हम लोग बताते हैं कि जब हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो दिवालिया हो गई, उसके बाद से ये शुरू होता है। ठीक है, और 1947 तक जितने भी इवेंट्स आते हैं वो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ही आते हैं, और इसके अंदर जितने भी लोग थे, लीडर्स थे, जो प्रोमिनेंट मेंबर्स थे, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हम लोग इनकी कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, उसकी लाइट में हमने क्योंकि बताना है उनका रोल। तो बेसिकली कायद-ए-आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जिस दिन पहला इंडियन जो था उन्होंने इम्ब्रेस किया था इस्लाम को। ठीक है,
सेकेंडली उन्होंने उनकी कुछ और कोटेशंस ये हैं कि हम लोगों को पाकिस्तान सिंपली एक आम सी ज़मीन नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो एरिया, वो ज़मीन चाहिए जहाँ पर इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो हैं मुसलमान उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। और मुसलमान जो हैं वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उनसे तवक्कुआत नहीं रख सकते कांग्रेस गवर्नमेंट से कि वो हमें जस्टिस दे, इंसाफ दे, हमारे साथ इंसाफ का तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखे। इसी तरह कायद-ए-आज़म के अकॉर्डिंग हम लोग एक नेशन है, हम एक कौम है, हमारी एक अपनी ही डिस्टिंक्ट कल्चर सकाफ़त है, हमारी अपनी एक ज़बान है, ठीक है, अपना आर्ट है, सकाफ़त है हमारी, ठीक है, और हम लोग किसी आर्किटेक्चर है, सेंस ऑफ वैल्यूज़ हैं, प्रोपोर्शन एंड लीगल लॉज हैं, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लोग किसी और के बताए हुए कदमों पर चलें या किसी कोई हमें कोई गाइड करे तो हम उसके ऊपर चलें, ठीक है। तो इसके आगे ये कोटेशंस जो है वो कंटिन्यू है, ये आप लोग नेट से भी देख सकते हैं। तो ये उनकी कुछ कोटेशन है, ठीक है। इसी तरह उनकी जो बहुत फेमस कोटेशन है कि वी आर फ्री टू गो टू अवर टेम्पल्स, टू अवर मॉस्क। यहाँ पर किसी भी जो गवर्नमेंट है या कंट्री है पाकिस्तान को आपके रिलीजन से, आपके जो रहने सहने का तरीका है, आपके कल्चर से, सिविलाइजेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आप ये कोटेशंस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान वॉज टू बी अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट derive its ethical foundation from Islam। तो बेसिकली कायद-ए-आज़म का ये भी कहना था कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है जो कि इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है, और ये उसी के ऊपर ही बेस्ड रहेगी। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स थी, ठीक है, जो उसको मैंने आगे जिसमें डॉटेड लाइन भेजी है, इसके आप सर्च भी कर सकते हैं नेट से और इसको आप ऐड कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर भी, और इसी के थ्रू आप कायद-ए-आज़म का रोल जो है, पूरी जो आइडियोलॉजी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या आइडियोलॉजी थी उनकी एट द बिगनिंग, वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, ठीक है, और जितने भी पाकिस्तानी क्रिएशन में इवेंट्स थे वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म के रोल के साथ, ठीक है। और साथ में कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स इकबाल व्यूज, ठीक है। अल्लामा इकबाल जो हैं वो पैदा होते हैं 9 नवंबर 1877 को, ठीक है। इन ये पोएटिक फिलोसफर थे, ठीक है, ये तो हमें पता है। ट्रस्ट वर्दी कंपेनियन भी थे कायद-ए-आज़म के, ठीक है। इनका जो कॉन्सेप्ट था टू नेशन थ्योरी का वो भी यही था। स्टार्टिंग में इनको भी लगता था कि हिंदू और मुसलमान जो है वो साथ में रह सकते हैं। इनकी जितनी भी पोइट्री आप देखें तो स्टार्टिंग की जो पोइट्री थी इनकी वो यही थी कि मुसलमानों और हिंदू को जोड़ने के लिए वो चीज़ थी, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट जो था उनको एक बहुत अच्छी उन्होंने इसको इस लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया है कि भाई मुसलमान और हिंदू जो है वो सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं। बरसगीर जो है वो एक बहुत ही अजीम एक स्टेट बन के उभर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ट्रांजिशन पीरियड आता है, ये बाहर की कंट्री में विजिट करते हैं, जब ये वापस आते हैं तो इनकी इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो था उनकी पोइट्री में झलकता है। इसके बाद जो इनकी अगली पोइट्री थी लास्टली जो पाकिस्तान बनने से पहले की थी वो सारी मुसलमानों के ऊपर बेस्ड थी कि मुसलमानों को अलग मुल्क का जो है मुतालबा करना चाहिए। ये चाहते थे कि कॉन्सेप्ट जो है फेडरल स्टेट होनी चाहिए, ठीक है, कि फेडरल स्टेट एक आइडियल सिस्टम है इंडिया के लिए, ठीक है, और चाहते थे कि फेडरल सिस्टम हो और वो यूनिटी लेकर आए, सॉलिडारिटी लेकर आए कंट्री के अंदर। इसी तरह इलाहाबाद का एड्रेस जो है हमें पता है कि वो उन्होंने कहा था आई हैव बीन अ स्टांच एडवोकेट ऑफ पुटिंग एन एंड टू रिलीजन प्रेजुडाइसेस, ठीक है। ये एक बहुत फेमस उनकी इलाहाबाद के एड्रेस के अंदर उन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था कि मुसलमान और हिंदू जो है वो सेपरेट होमलैंड उनको चाहिए कि ले लें। और इसी तरह उन्होंने सेंटीमेंट्स एक्सप्रेस किए थे मुसलमानों के कि वो चाहते हैं कि वो ट्रू स्पिरिट हो उनके अंदर, ठीक है, डिस्टिंक्ट नेशनल इमेज है हमारा, ठीक है, हम एक अलग आउटलुक के मालिक हैं, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा था कि मुसलमानों को चाहिए कि वो एक नई कौम बन के उभरें और अपने लिए एक नए मुल्क का मुतालबा करें, ठीक है, और एक सेपरेट होमलैंड हो जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो अपना एक आइडेंटिटी जो है वो शो कर सकें। इसी तरह इसके अंदर हमारे पास इनकी जो कोटेशंस हैं वो ये आती हैं कि आई एम फुली कन्विंस्ड दैट द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया विल ultimately have to establish a separate homeland as they cannot live with Hindus in united India। तो इनको लगता था कि अब मैं पूरी तरह से कन्विंस हो चुका हूँ, मैं इस बात को मान चुका हूँ कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के साथ सब कॉन्टिनेंट में नहीं रह सकते। इसी तरह वो कहते हैं कि इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड प्रोफेसिंग डिफरेंट रिलीजन। और ये ट्रू बात है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा था, सब कॉन्टिनेंट जो था वो बहुत बड़ा था, और वो कॉन्टिनेंट था जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो रह रहे थे और उनकी मुख्तलिफ ज़बानें हैं, उनकी मुख्तलिफ जो हैं वो रिलीजन है, मज़ाहिब हैं वहाँ पर बहुत सारे। तो इसलिए वहाँ पर रहना इसलिए नहीं पॉसिबल कि वो वहाँ पर रह नहीं सकते, इसलिए भी क्योंकि मुसलमान और हिंदू कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इसलिए उनको लगता था कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए, अलग मुल्क का मुतालबा इसीलिए किया गया था। ये जो लास्ट ये थर्ड कोटेशन है ये बेसिकली बेस्ड है उनके इलाहाबाद एड्रेस की,
जिसमें उन्होंने कहा है कि आई हैव बीन अ स्टांच एडवोकेट ऑफ पुटिंग एन एंड टू रिलीजियस प्रेजुडाइसेस एंड डिस्टिंक्शन इन द कंट्री। सो बेसिकली वो चाहते थे कि हम लोग इसको खत्म करें जितने भी प्रेजुडाइसेस हैं, बट नाउ आई बिलीव दैट प्रोटेक्शन ऑफ सेपरेट नेशनल आइडेंटिटी इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। बट उनको अब लगता है कि मुसलमानों और हिंदुओं को अब अलग अलग अपने जो इंटरेस्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। ठीक है, हिंदूज अगर चाहते हैं कि वो अलग कंट्रीज में रहें तो वो रहें, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो भी अलग कंट्री ले लें, वहाँ पर वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो बेसिकली ये इनका इलाहाबाद का एड्रेस था। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने थर्ड जो कोटेशन है ये बहुत फेमस कोटेशन है उनकी। ठीक है, so that's all from my side. If you have any queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.